अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान बरे-सग़ीर में दीगर तमाम ममालिक से तेज़ी से मुआशी तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है। वज़ीर आज़म समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहते हैं, बरे-सग़ीर के दीगर हिस्सों की सूरत हाल के बरक्स हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स दूसरे हफ्ते कीमतों में गिरावट की खबर दे रहा है। इंशाअल्लाह हम महंगाई को मजीद भी काबू में लाएंगे। ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान मुआशी तरक्की कर रहा है। सितंबर में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरर्स में 7.7% ग्रोथ हुई है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ भारतीय कंपनियों की मदद से बानिए MQM की फंडिंग कर रही थी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, भारत कई तंजीमों को हथियार, IED और खुदकश जैकेट्स फराहम कर रहा है। DGI SPR के मुताबिक रॉ भारतीय कंपनियों की मदद से बानिए MQM की फंडिंग कर रही थी। इनके पास $3.23 मिलियन की मुंतकली के सबूत हैं। भारत ने सियासी पार्टी के 40 दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी। ये लोग तीसरे मुल्क से भारत गए। ट्रेनिंग का दौरानिया 15 दिन से 4 माह तक था। भारतीय तरबियती मराकज अफगानिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। दफ्तर खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा तैयार किया है। हमारे पास भारत के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। भारत के खिलाफ शवाहिद बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने डॉसियर की शक्ल में पेश करता हूँ। DGI SPR मेजर जनरल मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है, जबकि भारत ने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया। पाकिस्तान जल्द FATF ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और दुनिया को मुस्बत पैगाम जाएगा। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर कहते हैं, FATF की 2 यकसा शराइत को पूरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता सेशन में भारत के अलावा तमाम ममालिक ने पाकिस्तान की तारीफ की। हम्माद अजहर ने कहा कि 27 शराइत पूरी की, बाकी 6 शराइत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो जाएंगी। 14 तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर कराई, जिसे FATF में सराहा गया। हम्माद अजहर का कहना था कि FATF इजलास में पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी का एतराफ किया गया। उम्मीद है जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। फारूक सत्तार ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया है और आवाम से दुआओं की अपील की है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर ने पाकिस्तान की अहम शख्सियात को अपनी लपेट में ले लिया है, जिनमें साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन NDMA नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर शामिल हैं, जबकि PP रहनुमा जाम मदद अली और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ भी कोरोना से इंतकाल कर गए। सऊदी अरब ने ऑयल तनसीबात पर हौसी बागियों के हमले नाकाम बना दिए। अरब मीडिया के मुताबिक यमन की सरहद के करीब जनूब मगरबी शहर जजान में मौजूद ऑयल तनसीबात पर हमले की कोशिश की गई, जिसे फोर्सेस ने नाकाम बनाया। सऊदी वजारत तवानाई ने हमले नाकाम बनाने की तस्दीक करते हुए कहा कि फोर्सेस ने बारूद से भरी 2 कश्तियों को तबाह किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन के नतीजे में ऑयल सप्लाई करने वाली लाइनों में महदूद पैमाने पर आग लगी, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया, जबकि इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात में शिकस्त के बाद मुसलसल धांधली के इल्जामात आयद कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन हुकाम ने इनके इल्जामात की तरदीद कर दी है। गुज़िश्ता रोज अमरीका के वफाकी इलेक्शन हुकाम ने ट्रंप के इल्जामात की तरदीद की और इंतखाबात 2020 को अमरीकी तारीख के महफूज तरीन इलेक्शन करार दिया। सदर ट्रंप ने इस हवाले से अमरीका में 1994 में इलेक्शन फ्रॉड से मुताल्लिक शाया खबर ट्विटर पर शेयर की। साथ ही ट्रंप ने लिखा कि बिल्कुल ये ही हमारे साथ हो रहा है। अमरीकी जज ने बहुत हिम्मत की थी। नूरियाबाद में मुसाफिर वैन और ऑयल टैंकर में तसादुम हादसे में 3 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन कराची से हैदराबाद जा रही थी, नूरियाबाद के मुकाम पर ऑयल टैंकर से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। हादसे में जाँ बहक और जख्मी अफराद को ईडी एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 3500 मुलाजिमीन को फारिग करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक PIA मुलाजिमीन को रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के तहत फारिग किया गया। रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के लिए 12 अरब 87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ज़राए का कहना है कि रज़ाकाराना स्कीम के तहत मुलाजिमीन को बकाया जात 2.5 साल में मिलेंगे। PIA के 3500 मुलाजिमीन को फारिग करने से इदारे को सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। ज़राए के मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेरे सदारत 16 नवंबर को तलब किए जाने वाले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में PIA मुलाजिमीन की फरागत के मंसूबे पर गौर किया जाएगा।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि हुक्काम ने पिकनिक पॉइंट्स पर दफा 144 नाफिज करने की सिफारिश कर दी। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश और बर्फबारी शुरू होते ही मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 13 नवंबर से अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हुआ है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सरमा की पहली बारिश वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शेरानी, जोब, कोयटा, पशियन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मस्तूंग, नौशकी और ज़ियारत में बर्फबारी मुतवक्के है। मुल्क भर में रवा माह के दूसरे हफ्ते भी महंगाई में कमी का सिलसिला जारी। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान टमाटर, आटा और लहसुन समेत 11 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान 16 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते टमाटर 4.06 रुपए फी किलो, लहसुन 2 रुपए 38 पैसे, प्याज फी किलो 46 पैसे, गंदम का 20 किलो का थैला 4 रुपए 69 पैसे, जबकि मूंग की दाल 3 रुपए 31 पैसे सस्ती हुई। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास भारत की मुबैना मुदाखलत के शवाहिद मौजूद हैं। भारत मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास भारत की मुबीना मुदाखलत के शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डोजियर दिखाया, जिसके बारे में उनका कहना था कि डोजियर में भारत की जानिब से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के शवाहिद मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद इस डोजियर की शक्ल में अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने ला रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कुछ आदाद शुमार भी बताए, जिनके मुताबिक 2001 से 2020 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 19,130 वाक़यात पेश आए, जिनमें 83,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हलाक हुए। उनका कहना था कि आइंदा महीनों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ सकते हैं, जिनका निशाना बड़े शहर हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि भारत उन कार्रवाइयों के लिए कालेदम तंजीमों में 22 अरब रुपए तकसीम कर चुका है। तो 2001 से 2020 तक 19,130 हमले, दहशतगर्दाना हमले पाकिस्तानियों ने सहे हैं, बर्दाश्त किए, उनका मुकाबला किया है। 83,000 से ज़्यादा हमारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। आज हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो पुष्पनाही कर रही हैं उन बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स की जो पाकिस्तान सेंट्रिक है। मिसाल के तौर पर TTP, मिसाल के तौर पर BLA, मिसाल के तौर पर JUA, जमात-उल अहरार। ये वो तंजीमें हैं जिनको पाकिस्तान ने शिकस्त दी। They were flushed out of पाकिस्तान। आज इनमें फिर रूह फूंकने की कोशिश की जा रही है। उनको असला, उनको एम्यूनेशन और IEDs सप्लाई की जा रही हैं। LOC पर हालिया कशीदगी के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत कुछ अरसे में LOC की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर LOC पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दोनों ममालिक के अफवाज की जानिब से गोलाबारी और शेलिंग से मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए, जबकि कई मकानात तबाह हो गए। हमारे पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि रॉ और DIA जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रही हैं, दहशतगर्दों को ट्रेन कर रही हैं, उनको हाबर करते हैं और टेररिज्म को प्रमोट करने में अमली इक़दामात उठा रही हैं। जो हिंदुस्तान के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? मैं 3 ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र करना चाहूँगा। उनका पहला ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान की जो अमन की तरफ पेशरफ्त है
اس میں خلل ڈالنا، دہشت گردوں کو، دہشت گردی کو شکست دینے میں آپ کو کامیابی ہوئی اور امن کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ شاہ محمود قریشی کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے بھارتی مداخلت کے شواہد پیش کیے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ بھارت دہشت گردوں کو پاکستان کو مالی معاونت فراہم کر رہا ہے، شدت پسندوں کی تربیت کر رہا ہے، جبکہ انہیں ہتھیار بھی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر چند خطوط بھی دکھائے جو مختلف زبانوں میں تحریر کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شدت پسندوں کی بھارتی فون نمبرز پر رابطے، جعلی دستاویزات پر سفر اور دیگر شواہد بھی صحافیوں کو دکھائے۔ As the Foreign Minister has already highlighted that India embraced all the terrorist organizations soon after they were uprooted, right? Soon after they were uprooted from Pakistan. I'll cover the details of Indian machinations of Pakistan's destabilization and economic coercion by presenting evidence of Indian funding of terrorism, weapons and equipment support to terrorists, terrorist training, and different terrorist incidents and activities that they've sponsored. The recent upsurge in the violence in Pakistan is a direct consequence of India's intensified engagements with all brands of terrorists, subnationalists, and dissidents. After unification of Tehreek-e-Taliban Pakistan with its breakaway factions Jamaat ul-Ahrar and Hizb ul-Ahrar, in August 2020, that organization is being shown on the screen right now, India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF, and BRA. Now, these are already united under the banner of BRAS, B-R-A-S. And this organization, BRAS, was constituted in 2018. انہوں نے بریفنگ کے دوران ایک آڈیو کلپ بھی چلایا اور پاکستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث افراد کے حوالے سے بھی سلائیڈز کے ذریعے بتایا۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کئی کالعدم تنظیمیں بھارت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں مختلف افراد اور علماء کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی بھارت کا ہی ہاتھ ہے۔ Dr. Allah Nazar is the main conduit between various BSNs and raw handlers. 17 audio clips of his conversations with raw handlers discussing future operations validate his undeniable connection with raw. Now, an audio clip will be played in which Dr. Allah Nazar receives instructions from an officer of Indian intelligence agency. Direct help to you from our side. Okay. Then it will be injurious to them. Then it will hamper their activities. Okay. They think that if AN is going to get help from India or some other place, then their primacy and their leadership will go, right? Okay. So that is one problem. And second problem is people from your group, they want to take support from others by saying that AN is regressive, AN is backing the Sardars, but we would like to establish a more democratic and open society, so we are not going to stay with AN and we will have our own group support us. So these are two different groups. They are there against you. They are opposed to each other, but they are against you. So I am afraid you may have to stay in a different, you may have to bear the wrath of both. I find these people may try their very best to get it. So you will have to be very cautious, and you have to take good care of your own self. Okay. Right? And because you know your Sardar, they will never like us to help any non-Sardar. Okay. I think you understand that.
You understand that? So what we will do now, that you don't try to antagonize anybody now. You stay at the course and you do your duty, whatever you are doing, and you carry forward your operation to the best of your ability. And I am trying to generate some support from private sources, if not government ones. And they will reach you very soon. And because Dubai has become a den of ISI activity now, we would not like to conduct anything through Dubai. Now, the investigations of attack on Agriculture University in Peshawar of 26th October 2017, it led to the masterminds of APS attack. RAW had hired 3 facilitators for planning the attack on Agriculture University, including Malik Faridoon, who was also involved in planning of APS attack. Malik Faridoon, soon after the APS attack, went to the Indian consulate in Jalalabad to celebrate. He also visited India for medical treatment in 2017. There he remained admitted in Primus Hospital, his name in the patient list, pictures with hospital attendant, and RAW handler Amarjeet Singh validate his connections with RAW. The attackers of Agriculture University were in contact with various Afghan numbers during the attack and live streamed the videos to their handlers. Now, these videos were also uploaded from Afghan IP addresses. मकबूजा कश्मीर में भारत की शरंगेजी ने कई मासूमों को बेघर करके रख दिया। मासूम बच्चे स्कूल से घर वापस आए तो घर से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। जुल्म की इंतहा होती है और इसके बाद रब की बेआवाज लाठी ऐसे उठती है कि हर किस्म के जुल्म के आगे बंद बांध कर रख देती है। मगर शायद कश्मीरियों के सब्र को अल्लाह ताला अभी भी आजमा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिसका आगाज एक मरतबा फिर भारत की तरफ से हो चुका। गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज वादी नीलम और आसपास के इलाके में भारत ने हद से ज्यादा गोलाबारी की और सिविलियन आबादी को बराह रास्त निशाना बनाया। कई लोगों के घर आग की नजर हो गए और कुछ लोग भी शहीद हो गए। मगर इस जुल्म की दास्तान में रक्त आमेज मंजर उस वक्त देखने को मिला जब बच्चे स्कूल गए और कमर पर बस्ते लटकाए वापस घर आए तो आगे घरों से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। बच्चे परेशानी और इस्तराब की हालत में खड़े आग में जलते अपने घरों को तकते रह गए कि इनके घरों को आग किसने लगाई है। भारत ने गुज़िश्ता 70 सालों से मकबूजा कश्मीर में मजालिम की दास्तानें रकम कर रखी हैं और सबसे बड़ा जुल्म भारत ने गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को ढाया था, जब इसने मकबूजा कश्मीर के खास स्टेटस को खत्म करते हुए भारत में जम कर लिया था। अब भारत ने शहरी को कश्मीर में जमीन खरीदने और वहाँ के शहरी बनने का बिल भी मंजूर कर लिया है, जो कि कश्मीरियों के हक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। ताहम गुज़िश्ता दिनों कश्मीरी आबादी पर भारत के हमले को दुनिया भर में तनकीद का सामना है और ये इंसानियत के साथ जुल्म के साथ साथ UNO की करारदादों की भी सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है। ताहम अब देखना यह है कि इंडिया की इस ताज़ा तरीन हरकत पर दुनिया क्या रिएक्शन देती है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने इलाके भर में आज से 16 नवंबर तक आम तातील का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कल से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असेंबली के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। 24 में से 23 नशिस्तों के लिए इंतखाबात इतवार को होंगे। इंतखाबात में 7 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1.25 लाख से जायद पहली बार वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, जिसमें बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर रहनुमा अवामी जलसों से खिताब करते नजर आए। गिलगित कोर्ट की आयद करदा पाबंदी की वजह से मुहिम के आखिरी रोज बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा ने जलसों से खिताब नहीं किया। ताहम वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने आखिरी रोज भी गिलगित और नगर में जलसों से खिताब किया। इलावा ज़ैन सिंध पुलिस के 500 अफसरान और अहलकार गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं। सिंध पुलिस की नफरी GB के आम इंतखाबात में सिक्योरिटी अमूर की अंजामदही के लिए पहुंची है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ भारतीय कंपनियों की मदद से बानी MKM की फंडिंग कर रही थी, जिसके सबूत मौजूद हैं।
दफ्तर खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत कई तंजीमों को हथियार, IEDs और खुदकश जैकेट्स फराहम कर रहा है। रॉ ने TTP को भी हथियार, खुदकश जैकेट्स और IEDs फराहम की, जबकि अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भी हथियार फराहम किए गए। DG ISPR ने बताया कि रॉ भारतीय कंपनियों की मदद से बानी MQM को फंडिंग कर रही थी। इनके पास $3.23 मिलियन की मुंतकिली के सबूत हैं। भारत ने अल्ताफ ग्रुप के 40 दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी। ये लोग तीसरे मुल्क से भारत गए। ट्रेनिंग का दौरानिया 15 दिन से 4 माह तक था। भारतीय तरबियती मराकज अफगानिस्तान में भी हैं। अजमल पहाड़ी ने तस्लीम किया कि भारत अल्ताफ हुसैन ग्रुप को तरबियत देता है और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है और CPEC को सबूताज करना चाहता है। भारत की जानिब से कलअदम तंजीमों को असलहा और रकम फराहम की जा रही है। भारत चाहता है कि यहाँ अफरा तफरी फैलाई जाए। भारत दहशतगर्दों में 22 अरब रुपए तकसीम कर चुका है। PDM में हुकूमत खत्म करने की ताकत नहीं है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग की क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए कहा कि मरियम नवाज का बयानिया इस बात का सबूत है कि इनके दिलों में तेल नहीं, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हुकूमत खत्म करने की ताकत नहीं। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मरियम नवाज का बयानिया इस बात का सबूत है कि इन तिलों में तेल नहीं, नवाज शरीफ को मालूम है कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। शेख रशीद ने कहा कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की सियासत की नफी की है। नून लीग एक टिकट में 2 मजे लेना चाहती है। नवाज शरीफ गेट नंबर 4 की पैदावार है। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को दफन कर दिया है। PDM के सारे लोग नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज किस कानून के तहत बात करेंगी। मरियम नवाज ने बात करने के लिए PDM की छतरी का सहारा लिया है। वजीर रेलवे का कहना था कि DG ISPR और वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया है कि भारत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करना चाहता है, मगर सरहदों पर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेख रशीद अहमद ने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। पाक फौज जैसा करोगे वैसा भरोगे के मुताबिक जवाब देती है। उन्होंने कहा कि रॉ ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान सियासतदानों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। रॉ पाकिस्तानी सियासतदानों को निशाना बना सकती है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद अपोजिशन के शोर शराबे में इजाफा होगा, मगर हतमी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में PTI हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में हारने वाले कहेंगे कि धांधली हुई है। कल शाम से आम सुनेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई है। वोट तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने देने हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि आर्मी चीफ कह चुके हैं फौज मुंतखब हुकूमत के साथ है। वजीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का तफसीली फैसला लिखने वाले खुसूसी अदालत के जज और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का तफसीली फैसला लिखने वाले खुसूसी अदालत के जज और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। पेशावर हाई कोर्ट के तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ कोरोना के मर्ज में मुब्तला थे और पिछले कुछ अरसे से इस्लामाबाद में निजी अस्पताल कुलसूम इंटरनेशनल में जेरे इलाज थे। उनके खानदान वालों का कहना है कि चंद दिन कबल में उनकी हालत बेहतर हो गई थी, ताहम गुज़श्ता रोज अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। उनकी तदफीन गुज़श्ता रोज पेशावर में उनके आबाई कब्रिस्तान में होगी। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने पसमानदगान में बेवा और एक बेटी छोड़ी है। उनके इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस ने दुख का इजहार किया और ताज़ियती पैगामात भेजे हैं। ख्याल रहे कि वकार अहमद सेठ खुसूसी अदालत के वही जज थे जिन्होंने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का तफसीली फैसला लिखा था। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने मुशर्रफ को फांसी देने का मुख्तसर फैसला 17 दिसंबर को सुनाया था, जबकि तफसीली फैसले में कई नुकात इंतहाई अहमियत के हामिल थे, लेकिन एक पैराग्राफ में हुकूमत और फौज ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। जस्टिस वकार का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान से है। उन्होंने 1977 में कैंट पब्लिक स्कूल पेशावर से मैट्रिक जबकि हायर सेकेंडरी तालीम FG इंटर कॉलेज फॉर बॉयज से हासिल की। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद इस्लामिया कॉलेज पेशावर से 1981 में बैचलर की डिग्री हासिल की। वकार अहमद सेठ 1985 में जेली अदालतों के वकील बने। 1990 में पेशावर हाई कोर्ट और फिर 2008 में बतौर एडवोकेट वकालत का आगाज किया। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस वकार सेठ 2011 में बेंच के
एडिशनल जज बने और पेशावर हाई कोर्ट में बैंकिंग जज की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के कंपनी जज बन गए और जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल के रुकन की हैसियत से भी काम किया। आजकल वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और मुशर्रफ केस में स्पेशल कोर्ट के जज थे। जस्टिस वकार सेठ के अहम तरीन फैसलों में नुमाया फैसला 2018 का फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले 74 मुबैना दहशतगर्दों की सजाएं मुअत्तल करने का फैसला है। एक और मुकदमे में उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में फौज को ज्यादा इख्तियारात देने के खिलाफ भी फैसला दिया था। इसके अलावा उन्होंने पेशावर में बनने वाली बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर मेट्रो के खिलाफ एक पिटीशन में फैसला दिया था कि इस मंसूबे की कौमी एहतसाब ब्यूरो से तहकीकात कराई जाएं। इसके अलावा हाल ही में BRT के हवाले से एक और फैसले में उन्होंने वफाकी तहकीकाती एजेंसी को तहकीकात का हुक्म दिया था। जो बाइडन की बड़ी जीत, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को बड़ा झटका। ट्रंप के वकला ने पेंसिल्वेनिया अपीलों में नुमाइंदगी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। रिपब्लिकन उम्मीदवार के साथ ही इन्हें छोड़ने लगे। अमरीकी इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला अब तक जारी है। रियासत एरिज़ोना का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आ गया है, जिसके मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन एरिज़ोना में फातेह करार पाए हैं और इन्हें रियासत के तमाम 11 इलेक्टोरल वोट मिल गए हैं। रिवायती तौर पर स्विंग इस रियासत में सिर्फ 1996 के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक्स को कामयाबी हासिल हुई थी और अब 24 साल के तवील अरसे बाद रियासत दोबारा इंतखाबी नक्शे पर नीली रियासत के तौर पर उभरी है। इसी तरह जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक्स को आखिरी कामयाबी 1992 में हासिल हुई थी। रियासत जॉर्जिया के बारे में अमरीकी मारूफ जरीदे का कहना है कि जॉर्जिया 16 इलेक्टोरल वोटों के साथ जो बाइडन के मजमूई इलेक्टोरल वोटों की तादाद 306 हो गई। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब ये वाज़ेह हो चला है कि जॉर्जिया 28 साल बाद इंतखाबी नक्शे पर नीली रियासत बनकर उभरने जा रही है। अमरीकी इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन 50 से 48 रियासतों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। अलास्का और जॉर्जिया के नताइज आना अब भी बाकी हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों का अगर जायजा ले तो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट की तादाद एरिज़ोना के नताइज आने के बाद 290 हो गई है, जबकि सदर बनने के लिए इन्हें 270 वोट दरकार थे। इनके मुकाबले में सदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट की तादाद 232 हो चुकी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए शुमाली कैरोलिना और जॉर्जिया के 19 वोट हासिल करने के बावजूद जीतना नामुमकिन हो चुका है। अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए आखिरकार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकला ने रियासत पेंसिल्वेनिया में सदारती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ अपीलों में अपनी नुमाइंदगी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है और कहा जा रहा है ट्रंप ने अपने कानूनी मुशीरों से मुशावरत की है, जिसके बाद दीगर रियासतों में भी ऐसे वाक़यात देखने में आ सकते हैं। सदर ट्रंप के वकला ने कहा कि ये इकदाम अपीलों की फिजिबिलिटी पर इख्तिलाफी राय के बाद सामने आया है। उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि नताइज चैलेंज करने से जमहूरी अमल की सालमियत पर सवाल उठाए जाएंगे। ये अम्र काबिल जिक्र है कि अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात और इसके नताइज के साथ होने वाली उलझन के बावजूद अमेरिकी इलेक्शन हुक्काम ने इस बात की तरदीद की थी कि सदारती इंतखाबात के दौरान वोटों की गुमशुदगी या तरमीम इंतखाबी निज़ाम में नकाइस के सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने खास तौर पर होमलैंड सिक्योरिटी के महकमा, साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी समेत एक मुश्तरका बयान में कहा है कि 3 नवंबर को अमरीकी तारीख के सबसे महफूज इंतखाबात हुए हैं। उन्होंने कहा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभी इंतखाबी निज़ाम में कोई नकाइस हैं। वोट ज़ाया होने या नताइज में तब्दीली का कोई सबूत नहीं। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि अगरचे हम जानते हैं कि हमारे इंतखाबी अमल को बहुत से इल्जामात का सामना है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें अपने इंतखाबात की सलामती और सालमियत पर मुकम्मल एतमाद है। इधर अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली पर रजामंद हो गए हैं और मुमकिन है कि वह बुरी मुद्दत के दौरान ही व्हाइट हाउस छोड़कर न्यूयॉर्क या फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएं। टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक और बड़ा शाहकार डच तालिब इल्मों के एक ग्रुप ने कचरे से बनी एक चमचमाती इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोग इलेक्ट्रिक कार बनाने के साथ साथ उड़ने वाली कार का भी तजुर्बा कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कार के बारे में बताने वाले हैं जो कचरे से तैयार की गई है। इस चमकदार कार को देखने के बाद आपके लिए इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल होगा कि इसे कचरे से तैयार किया गया है। इस इलेक्ट्रिक कार को 22 डिश तालिब इल्मों के ग्रुप ने 18 महीनों में तैयार किया है, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें और दीगर कचरा शामिल है। पीले रंग की इस चमचमाती इलेक्ट्रिक कार में बैक वक्त 2 लोग बैठ सकते हैं, जबकि इस कार का नाम लूसा रखा गया है। ये कार ज्यादा से ज्यादा 90 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चल सकती है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले प्रोजेक्ट के मैनेजर का कहना है कि ये कार इनके लिए बहुत खास है क्योंकि इसे कचरे से बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कार के चेसिस प्लास्टिक की बोतलों से तैयार किए गए हैं, जबकि गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा भी घर के कचरे से बनाया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि गाड़ी की बॉडी बनाने के लिए उन्होंने खिलौने और बावर्ची खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने अप्लायंस का इस्तेमाल किया है जो कि ठोस प्लास्टिक के होते हैं।
بشرا انصاری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. تقریباً 5 دہائیوں سے جاری فنی سفر کا تجربہ کرنے والی باصلاحیت اداکارہ نے آج اور کل کے آرٹسٹ میں فرق بتا دیا. بشرا انصاری نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے پہلے اور موجودہ اداکاروں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فرق تو زمانے میں ہر چیز کا ہو سکتا ہے. ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. رویے، ماحول اور معاشی صورتحال بدلنے سے بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ روایات بدلنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے رشتے بھی بدل جاتے ہیں. سو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اور اب کے اداکاروں میں فرق ہے. آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کا ایسا رویہ اور کمٹمنٹ ضروری ہے جس سے آپ کا کام نکھر کر سامنے آئے. بشرا انصاری کے مطابق ویسے تو ہم سب کا زمانہ ساتھ چل رہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارے وقت میں ہمیں نظم و ضبط کی بہت عادت تھی اور ہم وقت کے بہت پابند تھے. انہوں نے 50 کی دہائی میں بطور چائلڈ سٹار کیریئر کا آغاز کیا. اس کے بعد انہوں نے مشہور کامیڈی ڈرامہ 50-50 میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جبکہ گلوکاری میں بھی وہ کسی سے کم نہیں. زارا نور نے بشرا انصاری کو ستارہ امتیاز مزید خاص بنا دیا. بشرا انصاری کے مشہور ڈراموں میں سیٹرڈے نائٹ لائیو، آنگن ٹیڑھا، نیلی دھوپ، کچھ دل نے کہا، مہر النساء اور دیگر شامل ہیں. انہوں نے فل جوانی پھر نہیں آنی اور ہو من جہاں میں بھی جوہر دکھائے. میوزک متعارف کروانے والے 64 سالہ گلوکار عالمگیر خان کا گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا آپریشن کامیاب ہو گیا. عالمگیر خان نے اپنی صحت کے حوالے سے مداحوں کو خوشخبری سنا دی. سال 2004 میں گردوں کے مرض میں مبتلا 65 سالہ گلوکار کئی سال سے ڈائلسس کروا رہے تھے. ڈاکٹرز نے عالمگیر کو ٹرانسپلانٹ تجویز کر رکھا تھا، لیکن گلوکار اپنے گروپ کا گردہ ملنے کے منتظر تھے. عالمگیر نے گردے کے کامیاب ٹرانسپلانٹ کے بعد فیس بک پر فیملی کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے فالوورز کو اس حوالے سے اطلاع دی. اس سے قبل انہوں نے فیس بک پر سالوں بعد اپنے گروپ کا گردہ مل جانے کی خوشخبری بھی مداحوں کے ساتھ شیئر کی تھی. عالمگیر گزشتہ 15 سال سے امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں مقیم ہیں اور ان کا علاج بھی وہیں ہوا. اس دوران وہ مختصر مدت کے لیے پاکستان بھی آئے. اداکار ہمایوں سعید نے اس خبر پر عالمگیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اس سے قبل 19 جون کو عالمگیر کے انتقال کر جانے کی جعلی خبریں بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش رہی تھیں، جس کے بعد اداکارہ بشرا نے عالمگیر سے رابطے کرتے ہوئے انسٹاگرام پر ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے ویڈیو شیئر کی اور ان افواہوں کا خاتمہ کیا. عالمگیر فیس بک پر اپنے مداحوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے اپنی صحت کے حوالے سے اطلاع دیتے رہتے ہیں. پاکستان میں پاپ میوزک متعارف کروانے والے 64 سالہ گلوکار 11 اگست 1955 میں اس وقت کے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے اور 15 سال کی عمر میں مغربی پاکستان کے صوبہ سندھ میں آ بسے. انہیں پاکستان میں بابا پاپ بھی کہا جاتا ہے. عالمگیر کے گانوں میں معروف ترین پلے بیک سنگر احمد رشدی اور ایلوس پریسلے کا انداز جھلکتا ہے. وہ 70 اور 80 کی دہائی میں معروف ترین پاپ گلوکار رہے اور سال 1990 تک اپنی آواز کا بھرپور جادو جگاتے رہے. ان کے مقبول ترین گیتوں میں دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما، تم ہی سے ہی مجاہدوں، میں نے تمہاری گاگر سے کبھی پانی پیا تھا سمیت دیگر شامل ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے ذیابطیس کے عالمی دن کے موقع پر پیمرا کو اشتہارات سے متعلق ایک تجویز پیش کر دی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم سوشل میڈیا پر سماجی مسائل سے متعلق آواز اٹھانے اور بات چیت کرنے میں کافی آگے رہتی ہیں اور حال ہی میں انہوں نے ذیابطیس کے مسئلے پر آواز اٹھائی ہے. انہوں نے ذیابطیس کے عالمی دن کے موقع پر اپنی ٹویٹ میں پیمرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ذیابطیس کے شکار افراد کے حوالے سے پاکستان دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر آتا ہے. شنیرا اکرم نے مزید کہا کہ اگر پیمرا واقعی غیر ذمہ دارانہ مواد پر پابندی عائد کرنا چاہتی ہے تو میں آپ کو تجویز کرتی ہوں کہ جنگ کھانے کے اشتہارات کی وجہ سے ہماری عوام پر پڑنے والے اثرات کو دیکھنا شروع کریں. انہوں نے ذیابطیس کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی کے لیے ایک اور ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پکوان بہترین ہیں اور اس بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ لیکن اگر ہم غذائیت سے متعلق بات کریں تو ہم تاریخی کے دور میں جی رہے ہیں. شنائرہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہم یہ جان جائیں کہ ہم اپنے جسم کو کیا غذا کھلا رہے ہیں اور یہ ہمارے جسم میں جا کر کیا کر رہی ہے تو میرے خیال میں پاکستان سے ذیابطیس کی تشخیص کافی حد تک کم ہو. خیال رہے کہ آج 14 نومبر کو دنیا بھر میں ذیابطیس کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اس بیماری سے متعلق عالمی سطح پر آگاہی کو فروغ دیا جاتا ہے. کراچی پولیس نے 14 نومبر 2020 سے شروع ہونے والے پاکستان سپر لیگ کے میچز کے سلسلے میں مربوط سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا. سیکیورٹی پلان کو عملی جامع SSU ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے اجلاس میں پہنایا گیا ہے، جبکہ اجلاس میں پولیس، آرمی اور رینجرز کے سینئر افسران اور تمام اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی. PSL کے سیکیورٹی پلان کے مطابق نیشنل اسٹیڈیم کراچی، ایئرپورٹ روٹ، ہوٹلز اور دیگر تمام مقامات پر کراچی پولیس کے 5000، SSU کے 1038 کمانڈو سمیت سیکیورٹی ڈویژن کے 1538 اہلکار، ٹریفک پولیس کے 1800 اور اسپیشل برانچ کے 500 اہلکار دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اپنے
فرائض انجام دیں گے۔ دوسری جانب ماہر نشانہ باز بھی حساس مقامات پر تعینات کیے جائیں گے، تاہم سیکیورٹی ڈویژن کے 7 ایس پیز اور 16 ڈی ایس پیز بھی اپنے فرائض انجام دیں گے، جبکہ اسپیشلائزڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول بس اسٹیڈیم کے اطراف امن و امان کی صورتحال کی نگرانی کرنے کے لیے نیشنل اسٹیڈیم پر موجود ہوگی۔ اعلیٰ تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس کمانڈوز بشمول خواتین کمانڈوز پر مشتمل اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹکس ٹیم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایس ایس یو ہیڈ کوارٹر میں تیار رہے گی۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مورخہ 14، 15، 17 نومبر کو میچ ٹائمنگ کے دوران نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف سڑکوں کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جائے گا، اس لیے شہری متبادل راستے اختیار کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.bdn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔